हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अध्याय 10 जो आपके 9th क्लास का 10th चैप्टर है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हमें दिया गया है, यहाँ पर ये डिटेल में आप आगे चल के पढ़ोगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है बहुत छोटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण है उसका जो मेन कारण है, या जिसको बताने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है, उनका नाम है आइजक न्यूटन। क्योंकि आइजक न्यूटन ने ही इन सब के बारे में बात की थी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। उन्हीं ने इन सब के बारे में बताकर फिर बल का भी एक उदाहरण दिया था और बल के बारे में भी बताया था कि बल क्या होता है। इसीलिए जो बल की ऐसा ही मात्रक है, जो बल का, वो जो आपका न्यूटन दिया गया है। क्योंकि किसी भी बल को आप जब मापते हो तो वो न्यूटन में मापा जाता है, इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग डालिएगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। देखिए शाबाश, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने देखना है कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण हम किसे कहेंगे? जब एक कोई भी द्रव्यमान पिंड, देखिए पिंड बोला जाता है किसी वस्तु को जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो एक जब द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, एक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को इस ब्रह्मांड के अंदर जब आपस में एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, तब उनके बीच में जो बल कार्य करता है वो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। अब हम जो जानते हैं, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि लगभग सभी यही समझते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सिर्फ पृथ्वी के ऊपर है, वो सिर्फ पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी ही उसको खींच सकती है, किसी भी वस्तु को जो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये एक सार्वत्रिक बल है। सार्वत्रिक का मतलब ऐसा जो पूरे ब्रह्मांड में लगाया जा सके। तो ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं अगर एक दूसरे को किसी बल से आकर्षित कर रही हैं तो उसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। उनके बीच में जो कार्य कर रहा होता है वो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो शाबाश है, कैसे लिखेंगे? ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को एक द्रव्यमान पिंड दूसरे द्रव्यमान पिंड को बल द्वारा आकर्षित करता है। उस बल को यह हम ऐसे लिखेंगे, उस कार्यार्थ बल को जो कार्य कर रहा है, उस कार्यार्थ बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, कि जब दो पिंड एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाएंगे, एक बल से खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, तब उनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। लेकिन हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये तो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। तो इस प्रक्रिया को, जो ये प्रक्रिया होती है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? मान लिया एक यहाँ पर कोई भी द्रव्यमान पिंड है, दूसरा द्रव्यमान पिंड है, ये एक दूसरे को इस पूरे संसार में एक दूसरे को क्या करेंगे?
आकर्षित करेंगे एक बल के द्वारा, और उस आकर्षण बल को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। आया समझ में? अब देखते हैं, ये तो था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। फिर गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने के बाद न्यूटन ने क्या किया, आइजैक न्यूटन ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम बताया, वो क्या होता है वो देखते हैं। उससे पहले जो हमें पता है, जो बल है, एक बार देखिए, जो बल है जिसको एफ से लिखा जाएगा, कैपिटल एफ से लिखा जाता है, बल जो है हमारा, वो हमें पता है कि वो एक क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण जो भी बल होता है हमारा एफ, वो हमारा पहली चीज क्या होगा, सदिश राशि होगी। क्या होगी, सदिश राशि, ठीक है। और वो क्या होगा हमारा, एक, वो हमारी एक भौतिक राशि होती है। क्या होती है, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि क्या होती है, देखो सदिश का तो आपको पता है, जिसमें दिशा हो, लेकिन भौतिक राशि वो होती है जिसको मापा जा सके, जिसका मान निकाला जा सकता है, उसे हम बोलते हैं भौतिक राशियां। तो एक भौतिक राशि है तो इसको मापा जाएगा, और इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी, तो इसलिए क्या होता है, सदिश राशि कहलाता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो बल है हमारा, ये बल किस में मापा जाता है, न्यूटन में। लेकिन अब आगे आप पढ़ोगे कि जो ये बल कार्य करेगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसके यूनिट जो है, इसके जो एसआई मात्रक है, वो बदल जाएंगे। अब कैसे बदलेंगे वो हम देखते हैं। तो आगे देखिए, अब हेडिंग डालिए, सार्वत्रिक, क्या लिखेंगे हम, न्यूटन का, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अब ये देखते हैं कि ये क्या है। क्या बताया मैंने, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल का मतलब सार्वत्रिक, संसार, पूरा ब्रह्मांड की बात की जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में ये नियम लगेगा। अब इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है वो देखते हैं एक बार। हम पहले हेडिंग लिखेंगे, हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों, किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षित बल, आकर्षित बल उन पिंडों के बीच कार्यरत लिखिएगा, आकर्षित की जगह कार्यरत लिख लीजिएगा, जो कार्य कर रहा होगा। कार्यरत बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह यह बल उनको मिलाने वाली, या यह वह बल पिंडों को, पिंडों को मिलाने वाली
रेखा के अनुदिश लगता है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, कम ही समझ में आया होगा। हम देखते हैं कि इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि कोई भी दो पिंड हैं, दो पिंड मतलब, देखिए शाबाश, अब दो पिंड कौन कौन से मान लिए, एक ये हो गया हमारा, और एक ये हो गया, ठीक है। तो दो पिंडों के और ये उनको मिलाने वाली क्या हो गई, रेखा हो गई। देखिए शाबाश, क्या कहता है कि इनको दो पिंड है हमारे पास, ये मान लिया इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, ये a है और ये b है, और मान लिया इनके बीच की जो दूरी है वो d से लिखी गई है, d डिस्टेंस के लिए आया, ठीक है, ये d है, और इनको मिलाने वाली रेखा ये है हमारे पास। तो क्या दिया गया कि किन्हीं दो पिंड है हमारे पास जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, तब ये पिंड इसके ऊपर और ये पिंड इसके ऊपर क्या करेगा, एक बल लगाएगा, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ये जो बल लगाया ये लगाएगा बी ए के ऊपर अपनी तरफ खींचने के लिए, ये लगाएगा ए बी के ऊपर अपनी तरफ खींचने के लिए। तो इनके बीच में एक एफ बल कार्य कर रहा होगा, एफ फोर्स से कार्य कर रहा होगा। तो यही वो बल है जो जिसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्या लिखा हमने कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत बल जो होगा उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, तो हमने देखा कि जो ये f है ये समानुपाती, ये सिंबल किसका होता है, समानुपाती का। जिसको नहीं पता, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि समानुपाती क्या होता है। ये समानुपाती होता है, F जो है वो समानुपाती है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो दोनों द्रव्यमानों की गुणा कर दी, मतलब इन दोनों द्रव्यमानों की गुणा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि जब A B के समानुपाती है, इसका मतलब A B के सामने है, A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, A कम होगा तो B भी कम होता है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती कि बी नीचे हो ए ऊपर हो, या ए नीचे हो और बी ऊपर, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके तो ये क्या होता है समानुपाती, कि जैसे ही हम इनके द्रव्यमान को बढ़ा देंगे बल भी उनके बीच में बढ़ जाएगा, द्रव्यमान को कम कर देंगे बल भी कम हो जाएगा। अगर ये दोनों जो हमने द्रव्यमान पिंड लिए हैं, अगर ये हमने मान लिया 10-10 किलोग्राम के ले लिए तो इनमें बल कम होगा। इसकी बजाय मैंने 20 कर दिया, इनका वजन मतलब 20-20 किलोग्राम के हमने ले लिए हैं, तब क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण बल भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो जब इनके तो क्या होता है समानुपाती होता है ये बल, और यही बल इनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी डी, डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब मैंने आपको बताया, एक नीचे चला जाएगा तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्या दिया गया आपको कि F जो होगा वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के तो गुणा के समानुपाती हो गया, और उनके बीच की जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब कैसे, देखिए जैसे D है, D हमारी क्या हुई, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी अगर बढ़ेगी, व्युत्क्रमानुपाती कैसे है, बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर होंगे तो ये बढ़ेगा तो बल क्या करेगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये जितने दूर होते जाएंगे उनके बीच में जो कार्य कर रहा जो बल है वो भी कम होता जाएगा। अगर ये दूरी कम हो कर दी, डी की वैल्यू हमने क्या कर दी, कम, कम करेंगे तो हमें दिख रहा फॉर्मूले से कि एफ क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो पास पास आ जाएंगी, और जैसे ही पास पास आएंगी उनके बीच में बल क्या करेगा, बढ़ जाता है। तो ये होगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि ये डी का स्केयर है, ये वहां उस टाइम पर खोज की गई कि वो डी के, देखिए डी के व्युत्क्रमानुपाती होगा या उसके स्केयर के। तो ये जब साइंटिस्टों ने खोज की तब ये मिला कि वो डी के स्केयर से
प्रभावित है, तो डी के स्क्वायर को यहाँ पर लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं पूरा एक, तो हम सिंबल लगाएंगे, किसका होता है ये, समानुपाती का, और ऊपर आ जाएगा m1 m2 और नीचे हो जाएगा d का स्क्वायर। समझ में आया? हमने क्या देखा कि जो ये f था उनके बीच में कार्य कर रहा जो बल था, वो बल उन दोनों की द्रव्यमान की गुणा के तो समानुपाती है, लेकिन उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, बीच की दूरी के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और जब दोनों को मिलाया तो ये बन गया। और आपको ये भी पता है कि जब हम किसी भी इस सिंबल को बराबर के सिंबल में बदलते हैं, जो ये हमारा समानुपाती का जो हमारा ये चिन्ह है, जब इसको बराबर के सिंबल में जब हम चिन्ह में बदलते हैं, तो यहाँ से हमारा एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट आता है, कुछ भी हो सकता है, मान लिया के, तो वो जरूर आता है, वो अलग अलग होता है हर एक केस में। तो जब हमने इसको बराबर के सिंबल में बदला, बराबर के चिन्ह में बदला, तो यहाँ से एक आपका स्थिरांक आया जी। क्या आया? जी। और ये बना m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। ये बना आपका वो गुरुत्वाकर्षण बल, किसके बराबर होगा? जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जी जो है, जी को क्या बोला गया, ये क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाया ये। और इस जी की वैल्यू आपने याद रखनी है 6.673 10⁻⁻11, 6.673 गुणा 10⁻⁻11, इसके बराबर जी की वैल्यू होती है, आपने ये याद रखनी है। ठीक है, और दूसरी बात, अब जी है तो इसका एसआई मात्रक भी होगा कुछ ना कुछ, तो एसआई मात्रक को निकालते हैं। अब एसआई मात्रक जब हम निकालते हैं तो हम जी की वैल्यू निकालते हैं, एफ हमारा बराबर है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर के। तो हमें तो जी निकालना है, तो जी को इस तरफ ले आइए, यानी कि जी को एक साइड रखा हमने, डी स्क्वायर डिवाइड में था, एफ के गुणा में चला गया, m1 m2 गुणा में थे, नीचे आ गए। अब लिखिए, एफ होता है हमारा फोर्स और उसको मापा जाता है न्यूटन में, और डी होती है डिस्टेंस, उसको मापा जाता है मीटर में, डी का स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या होगा? स्क्वायर। नीचे हमारे दोनों के दोनों द्रव्यमान है, एक द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और दूसरे के लिए भी किलोग्राम, तो ये बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको यहाँ लगाइए तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इतनी इसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी शाबाश? ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की। कितनी? 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसके ये क्या होगी? बराबर होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किसके बराबर होता है, और जो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है वो क्या होता है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने किया है, शाबाश। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में मैंने आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। गुरुत्वाकर्षण हम ऐसे बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान है दूसरी वस्तु को क्या करती है, दूसरे पिंड को क्या करती है, वो हमेशा आकर्षित करती है, उसके बीच में एक बल कार्य करता है। ठीक है, और उसी बल को क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है, और उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, कोई भी बल है, वो एक भौतिक राशि होगा। भौतिक राशि क्यों? क्योंकि उसको मापा जा सकता है, भौतिक राशियों को मापा जा सकता है, इसलिए इनको बोला जाता है भौतिक राशियां। और वो एक सदिश राशि होगी। सदिश क्यों? क्योंकि उसमें दिशा भी होगी, और दूसरी बात उसमें परिमाण भी होगा, वैल्यू भी होगी। फिर हमने देखा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है। ये नियम ये बताता है कि अगर दो आपके पास कोई भी द्रव्यमान पिंड है, तो एक द्रव्यमान पिंड दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा होगा और दूसरा द्रव्यमान पिंड पहले वाले को अपनी तरफ खींच रहा होगा। एक उनके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश खींच रहे होंगे एक दोनों, यानी वो जो बल कार्य करेगा उनके बीच में, वो उनके बीच की रेखा के अनुदिश कार्य करता है। और कैसे बताया गया कि उनके बीच में लगने वाला वो बल उन दोनों
द्रव्यमानों वाली उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणा के समानुपाती होता है। उनके बीच में लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों की गुणा के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हमने इसको कंबाइन किया तो हमारा जब ये चिन्ह जो था हमारा समानुपाती का, जब हमने इसको इक्वल टू में बदला, बराबर में बदला, तो वहां से एक कांस्टेंट निकल कर आया, एक आपका स्थिरांक निकल कर आया जी, और जी को बोला गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और जिसकी वैल्यू कितनी हुई 6.673 गुणा 10⁻11। फिर हमने बात की कि जो जी है इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक इसको मापा किस में जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से जब हमने निकाली जी की वैल्यू वो बनी एफ डी स्केयर डिवाइड में m1 गुणा m2, और एफ को मापा जाता है न्यूटन में, डी डिस्टेंस हो गई हमारी दूरी उसको मीटर में, और m1 m2 हमारे द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में। तो आपका एसआई मात्रक बना न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। तो ये सारा आज हमने देखा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे मुक्त पतन क्या होता है। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बार मुक्त पतन करवाया भी था आपको जी की वैल्यू, तब आपको याद होगी उस चैप्टर में। तो जी की वैल्यू का हम डेरिवेशन भी करेंगे, किस तरीके से बनती है वो सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।